नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 17 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। उससे भी पहले साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर रिवीजन किया जाएगा और फिर आज के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा। देखिएगा, वंदे मातरम के 6 छंद स्टैंजा को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है, बहुत महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी करके पहले जो 2 छंद गाया जाता था वंदे मातरम, उसको बढ़ा करके 6 छंद कर दिया गया। 6 स्टैंजा अब वंदे मातरम का गाया जाना अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पर अनिवार्य हुआ है? तो इसको ध्यान रखे रहिएगा। स्कूल जो है, स्कूल में सरकारी इवेंट में, सरकारी कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पर, और कार्यालय में, ये सभी जगहों पर साथियों वंदे मातरम का 6 छंद स्टैंजा गाना अनिवार्य हो गया है। और इसको अगर राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो राष्ट्रगान से पहले गाना है। राष्ट्रगान से पहले इसको गाना अनिवार्य है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत चलेगा। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। ध्यान रहेगा आपको कि वंदे मातरम साथियों और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है, दोनों 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन दोनों को अपनाया गया था। वंदे मातरम को गाने का समय भी दिया गया है। छह छंद जो गाया जाएगा उसको उसको साथियों 3 मिनट 10 सेकंड में गाना होगा। 3 मिनट 10 सेकंड में गाना होगा। और जैसे राष्ट्रगान गाते हैं वैसे इसे भी खड़े होकर के खड़ी मुद्रा में गाना अनिवार्य है। देखिएगा क्यों ऐसा हुआ है। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम था 150 साल वंदे मातरम का। 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम यह थीम था हमारे रिपब्लिक डे 2026 का, गणतंत्र दिवस 2026 का। आपको ध्यान होगा साथियों, ये मतलब कि हमारे वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हो गया। इसी उपलक्ष्य में यह कदम उठाया गया है। तो वंदे मातरम से रिलेटेड फैक्ट ये जरूर याद रखिएगा। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। 1882 ईस्वी में आनंद मठ जो इनका उपन्यास था उसमें इसको पहली बार प्रकाशित किया गया। रचना इस वर्ष में हुई, प्रकाशन इस वर्ष में हुआ। गाया कब गया? किसने गाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसमें अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। किसने गाया था? ये महत्वपूर्ण। अगर आपको उत्तर मालूम हो तो पुश करके उत्तर दीजिए और चेक करिए कि किसने गाया था। किसने गाया था? ऑप्शन दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा बताइएगा। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में किसने पहली बार वंदे मातरम गाया? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और तीसरा ऑप्शन ले लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर और एन ओ टी, नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आप ट्रिक करना चाहेंगे? बहुत लोग गलत कर देंगे, जब परफेक्ट नहीं पढ़ते हम तो गलतियां कर देते हैं साथियों। उत्तर होगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, उन्होंने पहली बार राष्ट्रगीत गाया था। तो राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। लेकिन 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, उसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रगीत गाया था साथियों। ध्यान रखे रहिएगा इतनी बातें वंदे मातरम से रिलेटेड। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, फिर आज का करंट पढ़ा जाएगा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? उत्तर बी, तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की? उत्तर केरल सरकार ने 1000 रुपए आर्थिक सहायता। हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। चौथा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया? उत्तर हो जाएगा सेवा तीर्थ में। पांचवा प्रश्न था, भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स सीटीएफ 154 की पहली बार कमान संभाली, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहरीन के मनामा में। बहरीन उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? तो ये नीदरलैंड के साथ मिलकर के शुरू किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश से 114 राफेल, ये राइफल ना है साथियों, 114 राफेल फाइटर जेट खरीद को मंजूरी दी है? तो राफेल डसाल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस बनाती है। अगला, हाल ही में भारत के मड वल्केनो से विस्फोट हुआ है, वो कहाँ स्थित है? तो अंडमान में 2 मड वल्केनो स्थित है। अगला, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कोटक महिंद्रा के प्रमुख उदय कोटक जी गुजरात के गिफ्ट सिटी के प्रमुख बने, अध्यक्ष बने।
ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ब्रेल लिपि अंधों के लिए, ब्लाइंड के लिए साथियों, ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सहायक कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड, इसने शुरू किया है। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने साथियों 4 जनवरी को, 4 जनवरी जब ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लुई ब्रेल, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल जयंती है साथियों। लुई ब्रेल कौन? जिन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए, जिन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए एक लिपि खोजा था, ब्रेल लिपि, उन्हीं की जयंती 4 जनवरी को, इसी पक्ष में हर साल ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो दिव्यांगों के लिए और दिव्यांगों में अंधे लोग हैं उनके लिए लिपि है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि खुरदुरा होता है साथियों, उसी लिपि में पहला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड कंपनी ने। यह क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में स्ट्रेटेजी के 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा का गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के बड़ोदरा में है और इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में है देवदत्त चंद साहब। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन बने? बारबाडोस साथियों वही देश जिसने हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को अभी हाल ही में एक सम्मान भी दिया है, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। वही बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए, मिया मोटली, थर्ड टाइम मिया मोटली। बारबाडोस जो देश है लैटिन अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिका देश है साथियों। बारबाडोस इसी की तीसरी बार मिया मोटली प्रधानमंत्री बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गई है। संसदीय चुनाव हुआ है, 30 सीट था, 30 में से 30 सीट इन्होंने जीत लिया, 30 में 30, और तीसरी बार बनी है मिया मोटली बारबाडोस के प्रधानमंत्री। बारबाडोस के बारे में, बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन, बारबाडोस की करेंसी है बारबाडियन डॉलर। कहां पर है? लोकेशन देख लीजिएगा एक बार, लोकेशन देख लीजिएगा। उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह भी इसको कहा जाता है, ग्रुप को। इसी में साथियों यहाँ पर, इसी में यहाँ पर है बारबाडोस, बारबाडोस जिसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा ए, संजय अग्रवाल साहब। संजय अग्रवाल साहब को, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है एक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया। किसने किया? आरबीआई ने, आरबीआई ने नियुक्त किया है साथियों। इसके बारे में एक और करंट अफेयर आप याद रखिएगा, ये जो है यूनिवर्सल बैंक बनने वाला पहला स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त किया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, करंट में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। चौथा प्रश्न, हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया है? उत्तर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये साथियों नाटो ने अभी हाल ही में आर्कटिक सेंट्री एक मिशन शुरू किया है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले आर्कटिक सेंट्रिक मिशन को पढ़ते हैं, फिर नाटो के बारे में स्ट्रेटेजी के देखा जाएगा। नाटो ने आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया। यह नया सैन्य मिशन है साथियों। इसका उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना और नाटो सहयोगियों की रक्षा करना, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी करना और बर्फ पिघलने से खुलने वाले नए संसाधनों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। आर्कटिक अगर बात करें साथियों तो हमारे पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव है इसको आर्कटिक ध्रुव कहा जाता है, और दक्षिण में जो है साथियों इसको अंटार्कटिक कहा जाता है, दक्षिण को अंटार्कटिक कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति अगर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति। दक्षिणी ध्रुव पर या अंटार्कटिका पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसन, दोनों नाम याद रखिएगा, एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव या आर्कटिक पर जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, आर्कटिक ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रॉबर्ट पियरे। आर्कटिक सेंट्री लॉन्च किया नाटो ने। तो नाटो का स्ट्रेटेजी के, नाटो का गठन हुआ, नाटो का गठन हुआ 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम का कैपिटल है, राजधानी है। मार्क रूटे जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो मार्क रूटे इस नाटो के हेड है वर्तमान में। नाटो में 32 सदस्य हैं, 32वां सदस्य बना था स्वीडन, और कुछ ही दिन पहले बना था फिनलैंड, इससे कुछ दिन पहले 31वां सदस्य फिनलैंड और 32वां सदस्य स्वीडन। नाटो का समिट 2025 में कहा हुआ? तो नीदरलैंड के शहर हेग में हुआ था। इसका एक अनुच्छेद 5 है, याद रखिएगा। नाटो का अनुच्छेद 5 ये कहता है कि नाटो के जो मेंबर है, अगर नाटो के किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो नाटो पर हमला माना जाता है, और नाटो के जितने भी सदस्य मिल करके उस दुश्मन देश पर हमला करते हैं। ये नाटो का अनुच्छेद 5 है। 5 के साथ 5 पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप NSLT
और NLOT को मंजूरी दी है? उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। देखिएगा, लद्दाख में साथियों हमारे देश का 2 टेलीस्कोप स्थापित होगा, लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में। लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में हमारा 2 और टेलीस्कोप स्थापित होगा। और पहले हमारे 2 टेलीस्कोप थे, देखिएगा, तमिलनाडु के कोडाईकनाल में भारत का पहला टेलीस्कोप 1899 में बना था। उसके बाद राजस्थान के उदयपुर में 1975 में दूसरा टेलीस्कोप स्थापित हुआ। अब लद्दाख में 2 नए टेलीस्कोप हमारे स्थापित हो रहे हैं पैंगोंग त्सो झील में। टेलीस्कोप साथियों दूरदर्शी कहा जाता है। दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, और गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार करके सबसे पहले जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को देखा था। तो बृहस्पति को किसने खोजा था? गैलीलियो ने। दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर QR कोड लागू करने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य साथियों। उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य ने अभी हाल ही में, उत्तर हमारा हो जाएगा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य ने अभी हाल ही में भूमि अभिलेख होता है, जैसे यूपी में भूमि अभिलेख है खतौनी साथियों। इस खतौनी को जो खतौनी होता है वो किसी भी किसान, जिसे काश्तकार भी कहा जाता है, इसके भूमि का विवरण होता है और मालिक का नाम होता है, काश्तकार का नाम होता है। भूमि का विवरण, भूमि का विवरण और काश्तकार किसान का नाम होता है। खतौनी 6 वर्षों के लिए तैयार होता है साथियों, ध्यान रखे रहिएगा। 6 वर्षों के लिए तैयार किया जाता है और खतौनी में काश्तकार भूमि का विवरण होता है। अब इसी में साथियों QR कोड रहेगा लास्ट पृष्ठ पे, अंतिम पेज पर QR कोड रहेगा। इस QR कोड को स्कैन करके हम, उड़ीसा राज्य की ये सब बात हो रही है, हम क्या करेंगे, 30 वर्षों का रिकॉर्ड उसका प्राप्त कर लेंगे। 30 वर्षों में लास्ट टाइम में किसके किसके नाम पर वो भूमि दर्ज थी, क्या वाद है, क्या मुकदमा, इन सब की जानकारी मिल जाएगी इसको। साथियों ये खतौनी के बारे में विशेष जानकारी इसलिए हमें, क्योंकि हमने 2016 से लेकर के 2020 तक 2016 से लेकर के 2020 तक उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नौकरी भी की है साथियों। और लोअर पीसीएस का एग्जाम था लास्ट टाइम, जब यूपी पीएससी ने लोअर का एग्जाम लिया था लास्ट टाइम, वही हमारी वैकेंसी थी साथियों। 2015 की वैकेंसी थी। 2018-19 में इंटरव्यू हुआ था। 2018-19 में इंटरव्यू हुआ था, उसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम लेखपाल थे तो हमसे पूछा गया था कि खतौनी कितने वर्षों के लिए तैयार की जाती है? तो इसका नाम है 60 वार्षिक खतौनी। 6 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश की खतौनी थी, जिसमें खाता का विवरण होता है किसान के, 6 साल का ये तैयार होता है, और किसान का भूमि कितना है उसका विवरण होता है, और ये चीज हेक्टेयर में लिखा गया रहता है उसमें। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ओडिशा ने QR व्यवस्था लागू किया है इसमें। आगे देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इकोनॉमिक करंट अफेयर है साथियों। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 2022-23। 2022-23 GDP और IIP का बेस ईयर हो गया, और CPI का बेस ईयर 2023-24 हो गया। ये ध्यान रखिएगा, हमें 1 साल के अंदर किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। क्या है ये? पहली बात की लागू किसने किया? तो हमारे देश का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय है साथियों। इस मंत्रालय में मंत्री कौन है? कमेंट आप करिए, कई बार हमने पढ़ा है। इस मंत्रालय ने डिक्लेयर किया है कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्ट और CPI, इन तीनों का बेस वर्ष हम चेंज कर रहे हैं। GDP और IIP का हो गया 22-23, GDP IIP का हो गया 22-23, और CPI का हो गया 2023-24। ध्यान रखे रहिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न, ये सातवां प्रश्न था। आठवां प्रश्न हम करेंगे, किस राज्य को पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा मिल गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्वोत्तर भारत में हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट है साथियों, वहां पर अगर आपात स्थिति में किसी देश से हमारा युद्ध हो रहा है, तो हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज, इन सबको उतरने के लिए आपात लैंडिंग सुविधा नहीं थी। तो पहला आपात लैंडिंग सुविधा पूर्वोत्तर में मिल गया असम राज्य में। देखिएगा, असम राज्य में इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा मिला है, और एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू किया गया है। ये 2 नए उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखिएगा, असम में 5450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया मोदी जी ने। 5450 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन मोदी ने कहा किया? तो असम में फरवरी 2026 में किया। क्या है वो? तो पहला है, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भास्कर वर्मा ब्रिज बनाया गया है। भास्कर वर्मा पुल कहाँ बनाया गया? तो असम में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 2.86 किलोमीटर लंबा है, 2.86 किलोमीटर लंबा है, और 6 लेन वाला है, ध्यान रखिएगा।
और दूसरा यही परियोजना है। डिब्रूगढ़ में नेशनल हाईवे पर आपात लैंडिंग सुविधा बनाया गया। इमरजेंसी लैंडिंग, अगर जो हाईवे साथियों जिसको सड़क के रूप में हम यूज करते हैं, गाड़ी घोड़ा उस पर चलता है, उस पर अगर आपात स्थिति होती है युद्ध काल के दौरान साथियों, या इमरजेंसी अगर महसूस होता है किसी भी लड़ाकू जहाज का या हवाई जहाज को, तो इस पर वो उतारा जा सकता है सड़क पर, उसी को बोलते हैं इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा। उत्तर प्रदेश में इस तरह से 2-3 हाईवे पर बन गया साथियों इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा। नौवां और अंतिम प्रश्न है, एशिया एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीतकर टॉप स्थान प्राप्त किया? जीतकर में बड़ी ई की मात्रा होती है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में हमारे भारत ने टोटल 94 94 पदक जीता है साथियों। ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में। नई दिल्ली कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 आयोजन हुआ। इसमें टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो टॉप पर हमारा प्यारा भारत रहा है। एशिया में टॉप पर हमारा भारत रहा है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में हमारा भारत टॉप पर रहा है। कितना मेडल जीता? 94 मेडल। क्या है देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 51 गोल्ड मेडल, 23 रजत और 20 ब्रॉन्ज, टोटल 94। गोल्ड मेडल 51, सिल्वर मेडल 23 और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक 20, कुल 54 पदक हमारे भारत ने नई दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में जीत लिया है। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।